आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार। जैसा कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा हम कर रहे थे मौलिक अधिकार सेक्शन में, और मौलिक अधिकार के जो सेक्शन था स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हमें मुख्य रूप से आर्टिकल 18, 19, 20, 21, 22 ये जो है आर्टिकल्स पढ़ना था। तो 19, 20, 21 और 22, चूँकि 18 तक तो हम ऑलरेडी उपाधियों माने समता का अधिकार में पढ़ चुके थे। तो 19 से 22 तक में हमें स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 को सेपरेट रूप से पढ़ा था। अनुच्छेद 19 को बिल्कुल अलग तरीके से एक अलग सेक्शन में बना के उसका आर्टिकल 19 का एक अलग ही एक सीरीज चला था, उसमें पढ़े थे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 20 पर। तो 20 पर क्या है? 20 में है देखिए, आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी हमें जो यहाँ पर है, जो अपराध के समय यानी जो कुछ जो विक्टिम्स हैं जिनको अपराध के चार्ज वगैरह लगाए जाते हैं, तो उनको जो है कुछ यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। तो कौन कौन सा अधिकार है, कौन कौन सा संरक्षण है, कौन कौन सा प्रोटेक्शन है, उसको चर्चा करना है। तो इसको अगर आप अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है, जो आप पर जो मैंने क्लेम लगा है दोष सिद्धि है, उस संबंध में जो संरक्षण है, उस संरक्षण को हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं। पहला है विधि भविष्य लक्षी सिद्धांत। दूसरा है दोहरा जोखिम नहीं। और तीसरा हमारा है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं। देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिला है, मुख्य रूप से उसको अगर बांटे जाए तो 3 प्रकार के हैं। एक है विधि जो है भविष्य लक्षी सिद्धांत पर कार्य करती है, और दूसरा है दोहरा जोखिम नहीं, और तीसरा है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे आराम से। पहला बात कि विधि भविष्य लक्षी सिद्धांत, यानी आपको तब तक के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक के लिए आपने उस समय की उपस्थित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी ऐसे कानून का उल्लंघन नहीं किया हो जो उस समय तत्काल उपस्थित नहीं हो, तब तक आपको जो है सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मानते हैं कि आपने कोई ऐसा कार्य किया जो गैर कानून माने जो मुख्य रूप से एक नैतिक नहीं था, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। अगर आप किसी ऐसा कोई ऐसा आप क्रिया किए हैं जिसके विरुद्ध कोई कानून नहीं है, तो आपको क्या होगा? सज़ा नहीं मिलेगी। तो भूतलक्षी का भविष्य लक्षी का मतलब होता है कि विधि जो भी बनेगी भविष्य के लिए होगा। अगर कोई विधि आज बना है, अगर कोई कानून आज बना है, विधि का मतलब समझिए कानून, अगर कोई कानून आज बना है और अगर आपने उस कानून का उल्लंघन 2 वर्ष पहले किया, ठीक है, कोई कानून आज बना, आज से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और आपने उस कानून का उल्लंघन बहुत पहले आपने किया, उस समय वो कानून नहीं था। तो जब तक के लिए कोई कानून नहीं था और आपने कोई ऐसा क्रिया किया है, तो उसके लिए आपको सज़ा नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी जो कानून बनेगा वह इन फ्यूचर में इम्प्लीमेंट के लिए होगा, यानी बैक में उसको जाकर के किसी को आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो भविष्य लक्षी सिद्धांत है, यानी आप जिस समय तत्काल यानी वर्तमान कानून का उल्लंघन करेंगे तभी आपको सज़ा मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो यह हो गया भविष्य लक्षी सिद्धांत। दूसरा है दोहरा जोखिम नहीं, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको
दोहरा जोखिम का मतलब होता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। अगर अपराध की प्रकृति एक है, अपराध की प्रवृत्ति और प्रकृति एक है, तो उसके लिए दोहरा जोखिम यानी डबल जो है सजा नहीं दिया जाएगा। क्लियर है कि यानी दोष जो होगा, अपराध की प्रवृत्ति और प्रकृति एक हो तो उसके लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं, आपको खुद के विरुद्ध किए गए कार्य के लिए गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और आपकी स्वयं के साक्ष्य के विरुद्ध, आपके स्वयं के साक्ष्य के आधार पर आपको माने मजबूर करके होता है ना कि जैसे पुलिस कमांड में आपको जो है टॉर्चर कर करके गवाही वगैरह दिया जाता है, तो वो नहीं, खुद के विरुद्ध दिए गए साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कुछ ऐसे अपराध है, कुछ ऐसे मामले आते हैं जिनमें आपके लिए फिंगरप्रिंट हुआ, डीएनए, ब्लड सैंपल वगैरह आदि लिए जाते हैं, तो वह इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो भौतिक रूप यानी जो क्रिया ऐसा है जो मुख्य रूप से आपसे भौतिक फिजिकल रूप से किया जाएगा उसको तो बात नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य प्रक्रिया जो होगा उसके लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा। तो ये 3 बातें हैं अपराध के लिए दोष के संबंध में संरक्षण। इसको आराम से आप समझेंगे तो बढ़िया से मैंने समझ गए। दोहरा जोखिम नहीं, यानी अगर अपराध और अपराध की प्रवृत्ति एक ही है तो आपको डबल कानून की सजा उसमें जो है दोहरा नहीं मिलेगा। और तीसरा है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं, आपको खुद के किए गए कार्यों के लिए आपके उस पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप स्वयं जो गवाह दिए हैं वही साक्ष्य माना जाएगा, सभी नहीं। चलिए ये हो गया। ये जो आया था रतनलाल, ये वाद आया था रतनलाल बनाम SC 1955 में, ये जोड़ा गया था भविष्यलक्षी सिद्धांत। ठीक है, क्लियर है। भविष्यलक्षी सिद्धांत का मतलब क्लियर हो गया कि तब तक के लिए जब तक कोई कानून का आपने जो है उल्लंघन नहीं किया तब तक के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। और सजा जो विधि जो इम्प्लीमेंट होगा वो पीछे जाकर के नहीं होगा, बल्कि उस जो इम्प्लीमेंट का प्रयोग जो है भविष्य में आज जब से विधि बना है तब से लागू माना जाएगा। अब दूसरा अनुच्छेद में पढ़ना है जो है आर्टिकल 21। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जितने सारे मौलिक अधिकार के संबंध में जो भी जोड़ा गया है वो मुख्य रूप से 21 में जोड़ा गया है। तो 21 जो है अभी तक के जितने मौलिक अधिकार है उस सब में सबसे सर्वव्यापक अधिकार माने गए हैं। चलिए उसको देखते हैं। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें यह बात है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया सकता है, इसके अलावा अतिरिक्त अन्यथा से नहीं। मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही समाप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नहीं। इसको देखिए, आर्टिकल 21 जो है सर्वव्यापक, माने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स है उसमें 21 को सबसे अधिक बार जो है
मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई से अपने जो है वादे में कई से अपना जो निर्णय दिया है, जो इस 21 को लंबा होता चला गया, विस्तृत होता चला गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ही विस्तृत व्यापक है। अब एक बात आपको यहाँ पर नोट करना है कि किसी भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर नोट, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जो है मुख्य रूप से यूएसए के संविधान से लिया गया। अमेरिकी संविधान में यह बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो क्वेश्चन आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, यानी कहने का मतलब है कि आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी यानी विधि द्वारा के कानून के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले एक केसेस आया 1950 में गोपालनवाद आया। 1950 में गोपालनवाद आया और उस गोपालनवाद में 1950 में गोपालनवाद आया। 1950 में गोपालनवाद, इसमें क्या कहा गया कि गोपालनवाद में कहा गया कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिला हुआ है, मुख्य रूप से उसका निजी एवं शारीरिक जो है स्वतंत्रता है। गौर सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने गोपालनवाद में क्या कहा कि किसी व्यक्ति को जो उसका जो है निजी एवं शारीरिक स्वतंत्रता है। और यह विधानमंडल जो है, यानी कह सकते हैं विधानमंडल हो या संसद, दोनों आप ले सकते हैं, जहाँ कानून निर्मित होता है। तो विधानमंडल इसको जो है इसके माने इस स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। यानी विधानमंडल और संसद अगर कानून बना करके आपकी जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। यह किस बाद में कहा गया, तो यह कहा गया गोपालनवाद में। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से कहिए तो बहुत ही जो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको बहुत ही माने संकीर्ण, बहुत कम, यानी कह सकते हैं नैरो माइंडेड ग्रुप में, यानी संकीर्ण दृष्टिकोण रूप से देखा गया। यानी सिर्फ निजी और शारीरिक माना गया कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता क्या है, निजी एवं शारीरिक है, और विधानमंडल के द्वारा जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है कि गोपालनवाद में क्या कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निजी एवं शारीरिक है और इसको जो है विधानमंडल इसको समाप्त कर सकता है। लेकिन 1978 में पासा पलट गया, ठीक है। 1978 में मेनका गांधीवाद आया। अब जो है 1978 में जब मेनकावाद आया तो उसमें क्या हुआ कि यह बात कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गोपालनवाद में अपना निर्णय दिया था उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः पलट दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वह सिर्फ माने व्यक्तिगत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन का अधिकार है। गौर कीजिएगा, उसमें क्या कहा, जीवन का अधिकार है। अब जीवन का अधिकार में बहुत सारा चीज ऐड होते हैं, बहुत सारा चीज जुड़ जाता है। तो ऐसा स्थिति आया कि जो उसने निर्णय दिया था गोपालनवाद में कि यह सिर्फ निजी और शारीरिक अधिकार है, इसमें क्या कहा कि जीवन का अधिकार है। इसमें कहा, आपको हम लिख देते हैं, इसमें कहा गया निजी एवं शारीरिक अधिकार। इसमें कहा जीवन का अधिकार। और साथ ही इसमें एक बात और था गोपालनवाद में कि निजी एवं शारीरिक अधिकार तो कहाँ ही कहा, साथ ही यह कहा कि विधानमंडल प्रक्रिया के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। यानी विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा जुड़ा है।
अब आइए 1978 में जब मेनका गांधीवाद आया, तो मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट जो कहा था गोपालनाबाद में कि निजी एवं शारीरिक अधिकार है, इसमें कहा कि यह जीवन का अधिकार है, मतलब लाइफ का राइट है आपको, जीवन का अधिकार। तो जीवन के अधिकार में कौन कौन सा चीज़ आते हैं? जीवन के अधिकार में आपको जो है स्वस्थ रहने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, आपको स्वच्छ, आप कह सकते हैं कि एक स्वस्थ शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो बहुत सारा जीवन का अधिकार में क्या क्या आ जाता है? तो जीवन का अधिकार अगर हम देखें लाइफ में, तो लाइफ में अगर जीवन हम देखें यहाँ पर, तो अगर जीवन का अधिकार देखें, जीवन का अधिकार, तो आप यहाँ पर सोचिए क्या क्या आपके साथ ऐड हो सकता है। तो एक हो जाएगा आपका स्वास्थ्य, दूसरा क्या है आपका जो हो जाएगा शिक्षा, तीसरा स्वच्छ वातावरण, उसके अलावा गरिमापूर्ण जीवन, उसके अलावा शांतिपूर्वक, बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो जीवन के अधिकार जिंदगी से जुड़े हुए हैं वह सब आ जाता है। तो क्या एक व्यापक नहीं हुआ, बहुत बड़ा व्यापक हुआ। बाद में बहुत सारा अधिकार जुड़ते गया, निजता का अधिकार जुटा, सोने का अधिकार, जैसे किसी व्यक्ति को सोने का अधिकार भी जीवन का अधिकार में शामिल है, खाने का अधिकार ये भी जीवन का अधिकार में शामिल है। तो खाना, सोना, पढ़ना, स्वस्थ रहना, यानी एक प्रकार से गरिमापूर्ण जीवन जीना, ये सभी के सभी अधिकार किसमें आ गए? आर्टिकल 21 में आ गया। तो हुआ ना व्यापक, बहुत विस्तृत हो गया। और इसी के बाद क्या हुआ कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं कृष्णन बनाम वाद था 1993 में, इसको याद आपको जरूरी नहीं है कि सारे केसेस याद रखें, लेकिन उन्हीं कृष्णन वाद 1993 में हुआ क्या कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार के साथ साथ शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। तो शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा के अधिकार को जो है, आपको पता ही होगा कि संसद ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। कितने वर्ष के लोगों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना देगा। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये संविधान में जुड़ते चले गए। तो ये जो 21 आर्टिकल ये बहुत विस्तृत हो गया। अब आपको इसमें जो है, आपको यह बात जानना है कि अगर क्वेश्चन आता है 21 में कि भाई हमें गरिमापूर्ण जीने का अधिकार किस में है, तो 21 में। निजता का अधिकार किस में है? 21 में। सोने का अधिकार किस में है? 21 में। यानी शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार किस में है? 21 में। यानी जीवन के अधिकार से जो भी जुड़े हुए हैं वो सब 21 में आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम जानते हैं, वह क्या है कि इसको जानने का एक बात और हम जान ले। पहली बात इसमें जीवन का अधिकार। अब यहाँ पर एक बात और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा मेनका गांधीवाद में। मेनका गांधीवाद बहुत बड़ा, कहिए कि हमारे संविधान में और आर्टिकल 21 के लिए तो बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ हुआ। तो जीवन के अधिकार में मेनका गांधीवाद में एक बात और कहा गया कि आप जो है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
से ही जीवन का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब आपको आर्टिकल 21 पढ़े हैं, तो 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और उसमें ये भी लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। लेकिन अब यहाँ पर 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को प्राण लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या है भाई, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में एक चीज क्या जोड़ा गया, एक इसको हम क्लियर कर देते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसमें जो है, इसमें क्या क्या है, एक आया न्यायपूर्ण, क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण, और कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक, है ना, और कैसा होना चाहिए, तो साथ साथ दोषी को पक्ष रखने का अधिकार। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ सिंपल कानून अगर चाहे कि आपकी जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त हो जाए तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, जैसे न्यायपूर्ण। आप क्या है कि कहने का मतलब है कि आपको अगर विधि किसी लॉ के द्वारा आपकी कानून माने हो सकता है कि आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट या किसी प्रकार का डेथ इम्प्रिजमेंट मिल जाए, तो आप जो है उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अब न्यायालय देखेगी कि यह जो दिया गया निर्णय है, आपके विरुद्ध जो निर्णय दिया गया है ना, वह क्या है, न्यायपूर्ण है या नहीं है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है जस्टिस कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और तीसरा क्या, दोषी को पक्ष रखने का अधिकार है, और कहाँ पर, सिर्फ न्यायिक संस्थान में। अब जो है दोषी अपना जो है पक्ष रखेगा कहाँ पर, न्यायिक संस्थान में। अब जितने भी संवैधानिक न्यायिक संस्थान हैं, वही न्यायिक संस्थान निर्णय करेंगे कि यह इसका जो है दोष कितना हद तक सही है, और अंतिम तक आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलेगा। जैसे आप अभी मामला चला निर्भया कांड वाला में, तो आप देखे होंगे उसने बार बार कभी जो है एक हमारा राष्ट्रपति के सामने एक मैंने क्षमा याचना लगाया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका हुई, फिर सुनवाई के लिए, फिर क्यूरेटिव जो है वो कह सकते हैं एक नया प्रकार का क्यूरेटिव अपना लगाया, क्यूरेटिव कह सकते हैं क्यूरेटिव जस्टिफाई के लिए वो लगाया। तो कई प्रकार के वो अपना जो है अंतिम तक उसने अपना पक्ष रखने का प्रस्तुत किया, और जब तक उसका पक्ष क्लियर नहीं होता है, दोषी साबित अंत उसका पक्ष जब पूरे पक्ष को सुनने के बाद ही उसको जो है सजा के तौर पर माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो जो है 21 बहुत ही लंबा है, विस्तृत है। अब हम चलते हैं 22 पर, 22 पर। बाईस में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब क्या क्या आपको संरक्षण मिला है, तो इसको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण। तो आपको जो प्रोटेक्शन मिला है गिरफ्तारी से, यानी आपको जो गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिला है, संरक्षण मिला है, तो वह दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। पहला,
एक व्यक्ति जो सामान्य कानून कह सकते हैं, सामान्य कानून के द्वारा गिरफ्तार, और दूसरा होगा निवारक निरोध कानून के द्वारा गिरफ्तारी। देखिए, गिरफ्तारी दो प्रकार से हो सकती है, एक सामान्य कानून के द्वारा गिरफ्तार हो जाएगा और दूसरा होगा निवारक निरोध कानून के द्वारा गिरफ्तार हो। देखिए, पूरी बात आप समझिए इसको कि अगर कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी जो है वो जनरल लॉ यानी कह सकते हैं जनरल लॉ के द्वारा किया गया है, तो उसको प्रोटेक्शन है। तो सामान्य कानून के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या संरक्षण है? पहला, गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना। दूसरा, अपने पक्ष रखने के लिए विधि परामर्श। तीसरा, 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना। तो यह जानना आपको ज़रूरी है कि यहाँ जो है कि गिरफ्तारी जो किया गया, गिरफ्तारी समय संरक्षण है, तो दो तरह कानून होंगे, एक सामान्य कानून। अब आप जानिए सामान्य कानून है क्या। जनरल कानून वे कानून होते हैं जो मुख्य रूप से आप जो भी कानून इम्प्लीमेंट है और उसका आप उल्लंघन करते हैं जनरल कानून का, तो आपको जो है ये सब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक निवारक कानून है। निवारक कानून का मतलब होता है यानी वैसा कानून जो आपको किसी भी गलती करने यानी किसी भी एक्टिविटीज़ करने से पूर्व ही रोकना। आपको एक है कि दोषी होने के बाद आपको गिरफ्तार होना, और इसमें आपको दोषी होने से पहले यानी आपको किसी भी प्रकार का वह कानून का उल्लंघन यानी कह सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति है जिस पर यह शक हो जाए कि वह व्यक्ति अमुक काम करने वाला है, तो उसको पहले ही गिरफ्तार किया सकता है। यानी आपको गलती से पहले ही आपको सजा देना। ये है गलती होने के बाद सजा, गलती होने के बाद सजा, और एक गलती होने के पूर्व सजा। आप गलती नहीं किए, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को आशंका होगा कि आप कोई ऐसी गलती करने जा रहे हैं, तो आपको जो है इस निवारक कानून के तहत वो गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी आपको जो है दोषी होने से पूर्व आपको क्या कह सकता है? गिरफ्तार कह सकता है। किस आधार पर? कि आपको उसको लगेगा कि नहीं, यह व्यक्ति अमुक व्यक्ति ऐसा कार्य करने जा रहा है जिससे किसी प्रकार का देश में एकता अखंडता का जो है भंग होने वाली है, या किसी अन्य प्रकार का असामाजिकता या सांप्रदायिकता या सौहार्द बिगड़ने वाला है, तो यहाँ पर आपको जो है निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। और सामान्य कानून है कि जो प्रेजेंट लॉ है, जो भी सामान्य कानून है, उसके बाद जो है आपको गिरफ्तारी करना। अभी जो है जनरल कानून के द्वारा अगर गिरफ्तारी हुआ है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार है। आपको अपने पक्ष रखने के लिए विधि परामर्श यानी वकील वगैरह आप रख सकते हैं। विधि परामर्श कह सकते हैं, अधिवक्ता, वकील, और साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना।
और यह जो है निवारक निरोध के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको यह भी नहीं मिलेगा, यह भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए होंगे तो आपको क्या है 3 माह तक बिना जमानत कैद अगर 3 माह से अधिक, इससे अधिक होने पर, इससे अधिक होने पर न्यायिक समिति के जांचोपरांत, देखिए निवारक निरोध के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको कितना महीना तक कैद में रखा सकता है? 3 महीना तक कैद। और क्या क्या जान लीजिए, आपको इसको 3 महीने के बाद भी अगर आपको कैद में रखा जाएगा तो इसके लिए क्या करना होगा? न्यायिक जो है समिति के जांचोपरांत के बाद। और यह जो है इसको जो ऐड किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कि अगर आपको 3 महीना से अगर 3 महीना ज़्यादा भी किसी को कैद रखते हैं, 3 महीना ज़्यादा किसी को कैद रखते हैं तो एक न्यायिक जुडिशियल कमेटी बैठेगी और उसके रिव्यू के बाद ही आपको किया जा सकता है। अब निवारक निरोध कानून कौन कौन है? जनरल कानून तो समझ में, पहले निवारक निरोध कानून कौन कौन है? तो निवारक निरोध कानून है, कुछ आपको बता देते हैं। जैसे एक निवारक निरोध कानून ये 1950 में बना, 1969 से चला। उसके बाद आया दूसरा मीसा, ये 1971 से 1978 तक चला। तीसरा आपको जो है NASA, ये भी 1978 के आसपास चला आया था। चौथा टाडा, पांचवा पोटो। तो ये सब क्या है? निवारक निरोध कानून है। और एक आया है UPA, अभी वर्तमान में ये चल रहा है। तो निवारक निरोध कानून जो है मुख्य रूप से कौन कौन है? एक निवारक निरोध कानून हुआ 1950 में चला, मीसा है, फिर है NASA है ना। अब जो है उसके बाद है टाडा, पोटो और UAPA। ये सब निवारक निरोध कानून है जिसके तहत अगर आपको गिरफ्तारी किया जाता है तो आपको जो है मतलब अब तो अभी फ़िलहाल चल रहा है UAPA है ना, तो गैर निवारक गतिविधि कानून इसको कह सकते हैं। तो यह कानून जो है वर्तमान में 2016 में इसका संशोधन हुआ है और उसके बाद जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके तहत अगर आपको गिरफ्तारी होता है तो गिरफ्तारी को जो है बिना कारण आपको उससे कारण भी नहीं बताएगा और आपको 3 महीने तक कैद रखेगा और 3 महीने के बाद भी आपको कैद रख सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? एक न्यायिक समिति की रिव्यू होगी और रिव्यू के बाद ही आपको ऐसा कर सकता है। और यह कब जोड़ा गया न्यायिक समिति रिव्यू वाला? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, तो जनरल कानून के तहत गिरफ्तार होते हैं तो ये सब संरक्षण है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार होते हैं तो कोई संरक्षण नहीं है। आप जो है अपने आपके लिए यहाँ पर कोई लॉ आपके कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, आप विधि परामर्श करा सकते हैं लेकिन आपको जो है 3 महीने के बाद ही आपको जो है और 3 महीने के बाद तक आपको कैद किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद भी किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में हम चलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जो है स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और 24 पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अगला सेक्शन में अगला वीडियो होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।